आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आज की इस कहानी का नाम है सौतन का साया या एक चुड़ैल की कहानी है। तो अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ, भूतिया कहानियाँ या हॉरर स्टोरी सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनिए। तो चलिए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। सलोनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसकी शादी कानपुर में हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही सलोनी का तलाक हो गया और अब वो वापस अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। लव मैरिज, वो भी दूसरे धर्म में, न जाने कितनी मुसीबतों से लड़कर सलोनी ने अपने प्यार को पाया था। सलोनी और उसका पति अहम दोनों ने 5 साल के रिश्ते को बड़ी मुश्किल से शादी का नाम दिया था। दोनों के बीच में प्यार बहुत था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी शादी 3 महीने भी नहीं टिकी। दरअसल शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई थी तो सब कुछ अच्छा था। अहम के घर वालों ने मुझे खुले दिल से अपनाया था, लेकिन वो कहते हैं ना, ज़िंदगी के पुराने राज अगर दफन ही रहें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो आज पर भारी पड़ गए तो हमारी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी कर देते हैं। वैसे मैं अहम को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 5 साल के रिलेशनशिप में बिताया गया एक एक लम्हा हम दोनों को याद था। इनफैक्ट शादी के लिए मुझे अहम ने ही प्रपोज किया था, जिसे मैं ना न कर पाई। हम दोनों को लगा था शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत और रंगीन बना देंगे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ऐसा बदला जैसे कोई भयानक सपना। सुहाग रात से ही अहम कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैं सज धज पूरा श्रृंगार किए सेज पर अहम का इंतज़ार कर रही थी, पर वो आधी रात तक नहीं आया। रात के 3 बजे को ही हो रहे थे कि तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे पता था कि अहम ही होंगे। मैंने भी गुस्से में दरवाज़ा खोल उस पर बरसने ही वाली थी कि मैंने जो देखा उसे देख मेरे बदन का सारा खून जम सा गया। अहम की शेरवानी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। उसके जिस्म से किसी लाश के सड़ने की सी बदबू आ रही थी। उसकी आंखें लाल और मुंह के आसपास कच्चे मांस के टुकड़े लगे थे। सलोनी, तुम तो नॉनवेज नहीं खाते थे, ये सब क्या है? मैंने पूछा ही था कि अहम ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं दीवार के कोने में जा गिरी। अहम का ये बर्ताव मेरी समझ के पार था। मैं करती भी क्या? अपनी सुहाग वाली रात को कमरे के कोने में बैठकर मैं रात भर रोती रही। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे हम लोगों की लव मैरिज ही नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई है, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही अहम बहुत गुस्से करने लगे थे। अक्सर मुझसे बात करते समय उसकी आवाज़ भारी हो जाती। ऐसा लगता जैसे कोई और उसके अंदर है और मुझसे बात कर रहा है। कभी तो अचानक ही नींद में उठकर बड़बड़ाने लगते थे। सलोनी, अहम, तुम अब मुझे परेशान करने लगे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ और बात बात पर इतना गुस्सा कब से करने लगे। अहम, मैं तो गुस्सा करने लगा हूँ। ज़रा तुम अपने आप को देखो। शादी क्या कर ली, तुम तो सर पर ही बैठ गई हो। दिमाग खोलकर सुन लो, मुझे ये रोज़ की चिक चिक पसंद नहीं। अगर ज़्यादा परेशान किया तो अभी तलाक दे दूंगा तुझे, समझी ना? इतना कहकर अहम चले गए। इस तरह की लड़ाई झगड़े सुबह सुबह का नाटक हो गया था। डर के मारे मैं तो कुछ कहती भी नहीं थी, तो भी अहम खामखा मुझ पर गुस्सा करके चले जाते। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हम दोनों शादी के बाद एक ही बिस्तर पर कभी नहीं सोए। फिर एक रात प्यास के कारण जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अहम की आंखें मुझे ही देख रही है। उनका चेहरा इंसान और आधा किसी चुड़ैल का था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे मेरे खून की प्यासी हो। अहम का शरीर पूरी तरह से हवा में देख मेरे जिस्म का रोम रोम सिहर उठा, पर मेरे पलक झपकते ही फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। मुझे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई औरत मेरे सीने पर बैठ मेरा सीना चीर रही हो। मैं चलते चलते गिर जाती, जैसे किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया हो। खाना बनाते समय कभी मेरा हाथ जल जाता तो कभी मेरी साड़ी का पल्लू।
बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी जो मेरे समझ से बिल्कुल परे थी। पर माँ बाप को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ पापा भी मेरे झूठ को सच मानकर खुश हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात की थी कि मेरी सास ये सब देख कर भी चुप रही थी। फिर एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया, सलोनी माँ, आपके बेटे का घर बसने से पहले ही टूटने वाला है और एक आप हैं कि चुप्पी साधे सब कुछ देख रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं यह सब ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मैं वापस अपने घर चली जाएंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। मेरी सास को पता था कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कागज़ थमाते हुए कहा, सास बेटा, इस कागज़ में जो भी लिखा है उसे अहम के सोने के बाद आहिस्ता से उसके कान में पढ़ना, तुम्हें अपने आप सच का पता चल जाएगा। इतना कहकर मेरी सास मेरे पास से चली गई। मुझे अब अहम के सोने का इंतज़ार था। फिर से रोज़ की तरह लड़ते झगड़ने के बाद अहम सो गए। आधी रात का पहर हो चुका था। मैंने 12 बार अहम को जगाने की कोशिश की पर वो नहीं जागे। तब बहुत हिम्मत कर मैंने सासू माँ का दिया हुआ वो कागज़ निकाला और उसे आहिस्ता से अहम के कानों में पढ़ना शुरू कर दिया। सलोनी कागज़ पढ़ते हुए, सरीन देख मैं आ गया, तेरा शौहर आ गया तुझे लेने के लिए, चल जल्दी से तैयार हो जा, निगाह पढ़ने जाना है। वह अभी कागज़ पर लिख पढ़ ही रही थी कि इतने में अहम का शरीर उड़ने लगा। उसके हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। वो बदल पहले चुड़ैल और हष्ट पुष्ट हुआ करता था, उसमें एक नज़ाकत उतर आई थी। फुलाइयों का मौन, कमर की लचक, वो चाल, अहम पूरी तरह से बदल चुका था। मैं बस एकटक चुपचाप अपने पति अहम को देख रही थी। सच कहूँ तो मेरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया था। मुझे डर लग रहा था। मेरे पति के चारों तरफ एक अजीब सा काला साया और एक बार फिर से अहम के जिस्म से लाश के सड़ने की बदबू आने लगी। अहम मेरे बगल से उठकर सीधा आईने के सामने बैठ गया और अगले ही पल अपने चेहरे पर मेकअप और हाथों में मेहंदी लगाने लगा। पूरा श्रृंगार कर जब मैंने उसको देखा तो वो बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गए थे। सलोनी, अहम आपको क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अहम, बात करो मुझसे, मैं आपकी पत्नी सलोनी बोल रही हूँ। अहम, तुम मुझे सुन भी रहे हो? मेरे इतना बोलने पर भी अहम ने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा। पर मैंने जैसे ही उन्हें छूना चाहा तो अहम ने मुझे एक फूंक से दीवार के कोने में पटक दिया। अहम, दूर हट जा मेरे अहम से, खबरदार, अगर तूने छूने की कोशिश की तो ये मेरे शौहर है, मेरी उनसे सगाई हुई है। तुझे मैंने इतना तड़फाया फिर भी तुझे अकल नहीं आई? याद रख, अगर तूने भी मुझे मेरे अहम से जुदा करने की कोशिश करी तो मैं अहम के अब्बू की तरह तुझे भी अहम के हाथों ऊपर पहुंचा दूंगी। मैं तभी समझ गई थी कि मेरा अहम हो ही नहीं सकता। जो अहम मेरे ऊपर जान छिड़कते थे वो मुझसे इतनी नफरत कर ही नहीं सकते। मैं अहम से कुछ पूछती इससे पहले ही मैंने देखा कि आईने में एक बेहद डरावनी और खूंखार चेहरे का अक्स दिखाई दे रहा था, जो देखने में किसी चुड़ैल का था जिससे अहम अपनी जान की भीख मांग रहे थे। अहम, जरीन, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम मेरा बचपन का प्यार थी। माना मैंने तुमसे सगाई की थी, पर अब तुम दूसरी दुनिया में जा चुकी हो। मैं भी अब किसी और को अपना चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी बना चुका हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ जरीन, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो। मैं अपनी सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ। अहम की आंखों में आंसू थे। वो अभी भी मुझे ही चाहते थे, अपना मानते थे और उसके जिस्म पर किसी और का साया था जिसका नाम जरीन था। सलोनी, कौन थी ये जरीन और क्या नाता था उसका मेरे पति अहम के साथ? मैं अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरी सासू माँ भी अपने हाथों में एक ताबीज़ लिए मुझे संभालने मेरे पास चली आई। सास, देख बेटा, मेरे बेटे को चुड़ैल ने किस तरह सालों से अपने कब्जे में रखा है। एक बार हमने बहुत मिन्नत कर इस जरीन से अपने बेटे को छुड़वाने की कोशिश करी थी और इस चक्कर में जरीन ने अहम के अब्बू को खा लिया। सबसे हैरत की बात यह है कि अहम को आज तक कभी पता ही नहीं चला कि उस पर किसी चुड़ैल का साया है जो अहम को किसी का नहीं होने देता। सलोनी, पर माँ, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे अहम को आज़ाद कर दिया जा सके? मेरे इस सवाल पर माँ ने सोचते हुए कहा, सास बेटा, एक रास्ता है और वो ज़िंदगी भर की सज़ा बन जाएगा तेरे लिए। सलोनी, कैसा रास्ता माँ, और वो कौन सी सज़ा की बात की है आपने? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर मुझे करना क्या होगा? उसके बाद माँ ने जो कहा उसे सुन मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अगर तुझे चुड़ैल से मुक्ति दिलानी है तो
मुझे उस जरीन को हमेशा हमेशा के लिए अपनाना होगा, उसकी आत्मा को अपने शरीर में सँजो कर रखना होगा, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी अहम से नहीं मिल पाऊँगी। मुझे अहम को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा, वरना जरीन अहम को देखते ही मुझ पर हावी हो जाएगी और शायद फिर जरीन अहम को मार भी सकती है। इसका मतलब साफ था कि मेरे हाथों ही मेरे प्यार, मेरे अहमद की मौत, खुदा ने मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी थी। अब मुझे अपने ही प्यार के लिए उससे दूर जाना था, वो भी इतना कि कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा था। वो प्यार जो मेरे लिए मेरा सब कुछ था, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ आई थी, वो भी मेरे पास आने के लिए जरीन के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो अपनी जान तक देने को तैयार था, तो क्या मैं उसके भले के लिए उससे दूर नहीं जा सकती थी? सच कहूँ तो मैं उसी व्यक्ति का अपना मान बना लिया था कि मैं अहम को उस चुड़ैल से आज़ाद करके रहूँगी। मेरे पूछने पर माँ ने बस इतना कहा, सास बेटा, मुझे जरीन की कब्र पर जाकर अपने बाल, अपने कपड़े और नाखून का टुकड़ा उसी कब्र पर गिराना होगा। जो ही जरीन की आत्मा अहम का शरीर छोड़ तुम्हारे शरीर में आएगी, डर मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। पर याद रखना बेटी, ये रास्ता उतना ही आसान नहीं होने वाला, पर वादा कर बेटी, फिर कभी तू अहम को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। सलोनी माँ, मैं अहम से बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी मैं अहम को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। वादा कर। हम दोनों के कब्रिस्तान की ओर चल दिए। कुछ देर बाद ही माँ और जरीन कब्र के आगे खड़े थे। मैंने अभी कब्र की मिट्टी को छुआ ही था कि तेज़ हवाएं चलने लगी और उस कब्र से निकला काला साया मेरे जिस्म को चीरने लगा था। मेरे पीछे मेरी सासू माँ हाथ में ताबीज़ लिए मेरी हिफाजत के लिए खड़ी थी और उस काले साये ने मेरी सासू माँ को भी नहीं छोड़ा। वो एक झटके से आती और माँ के जिस्म से मांस नोच कर ले जाती। माँ दर्द से चीखने लगी, सास बेटी सोलनी, तुम हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बस अपना काम करती रहो। हमें किसी भी तरह अहम को जरीन की आत्मा से मुक्ति दिलानी है। मैं समझ गई थी कि जो साया हमारे इर्द गिर्द मरड़ा रहा है, हमें लहूलुहान कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जरीन का ही साया था। पर माँ की बातें सुन मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से कब्र में गड्ढा करना शुरू कर दिया। मैंने कब्र में अभी अपना कटा हुआ बाल डाला ही था कि इतनी देर में देखा कि जरीन का काला साया माँ के जिस्म से निकलता हुआ माँ के टुकड़े टुकड़े कर गया और उसके जिस्म के टुकड़े मेरे ऊपर ही गए थे, जिसे देख मैं डर के मारे काँपने लगी थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बाल पकड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाती, जरीन के काले साये ने मुझे बालों से पकड़कर हवा में उठा लिया था। मैं हवा में ही दर्द के मारे छटपटाने लगी थी। मेरे ठीक नीचे जरीन की कब्र थी, तो मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से कपड़े और नाखून का टुकड़ा निकालकर जरीन की कब्र के ऊपर गिरा दिया। नाखून और कपड़े के टुकड़े कब्र पर गिरते ही वो साया चीखने लगा, पर इससे पहले मैं ज़मीन पर गिरती जरीन मुझ में समा चुकी थी, जिससे मुझे एक खरोंच तक नहीं लगने दी। जैसा कि माँ ने वादा किया था, मैंने उस रात के बाद फिर कभी अहम को अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं कब्रिस्तान से सीधे अपने घर आ गई थी। अहम मेरे घर आते मेरे माँ बाप से मुझसे मिलने के लिए गिड़गिड़ाते, एक तरह से भीख मांगते, चिल्ला चिल्ला कर पूछते कि आखिर मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया, क्या कमी रह गई थी उनके प्यार में। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए लाखों जतन किए, पर एक बार भी मैंने उनसे अपना चेहरा नहीं दिखाया। आज मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और मैं आज भी अहम से बहुत प्यार करती हूँ। बस अपने पति की सलामती के लिए मैं अपनी सौतन को अपने अंदर लिए घूमती हूँ, उसे कभी बाहर नहीं आने देती। आखिर वो मेरी सौतन जो ठहरी। तो दोस्तों, ये हैरोर स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं। और दोस्तों, आप लोग कहानियों का